श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कई दिनों से प्रकरण में भिन्नता रही है। बीच में बालक की शादी आ जाने से कुछ वीडियो नहीं डाल पाया, तो कहीं ओंकारेश्वर गए तो उधर तीर्थों के दर्शन भी आपको कराए। पंचांग निर्माण के जो वीडियो चल रहे थे वो बीच में ब्रेक हो गए, जिसको कहते हैं व्यवधान आ गया। तो आज से पुनः चालू करते हैं। हम पूर्व के वीडियो में तिथि को मध्यम बनाना, तिथि केंद्र निकालना, फिर उनसे स्पष्ट तिथि बनाने का हम उदाहरण कर चुके हैं। अब हम अगले क्रम में नक्षत्र को मध्यम बनाना, नक्षत्र केंद्र, नक्षत्र को स्पष्ट करना, इस पर चर्चा करेंगे। मैं श्री भादव माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, विश्व सायन लग्न सारिणी, विश्व दिनमान सारिणी, विशोपकानयनम, भविष्यफल मार्तंड आदि पुस्तकों का लेखक। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो ये वाला निशान वीडियो देखते हुए लाइक करें। पसंद नहीं आए तो ये वाला निशान वीडियो देखते हुए डिसलाइक करें, अर्थात नापसंद करें। अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी शेयर करें, अपने मित्रों से भी चैनल सब्सक्राइब करवाएं, ताकि उनको भी समय समय पर नए वीडियो की जानकारी प्राप्त होती रहे। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। अब चलते हैं नक्षत्र साधन ग्रह लाघव से। हम ग्रह लाघव से जो नक्षत्र साधन कर रहे हैं वो बड़ा आसान है, परंतु एक बात ध्यान रहे कि ये वेद सिद्ध नहीं है। ग्रह लाघव स्थूल हैं, सूर्य सिद्धांत उससे भी स्थूल हैं, और ग्रह लाघव से केतकी ग्रह गणितम, वैजंतीनाम पंचांग गणितम, मराठी ग्रह गणितम, ग्रह गणित मालिका, ज्योतिर्गणितम आदि दृश्य के नज़दीक का गणित है, परंतु दृश्य नहीं है। वर्तमान समय में इससे भी दृश्य गणित चल चुकी हैं, परंतु चूंकि हमने ग्रह लाघवी सारणी से पंचांग निर्माण का प्रकरण लिया है, इससे हम उसी पर चर्चा करेंगे। ग्रह लाघव सारिणी में जो दिया है उसको मैं बताता हूँ आपको। ये एक टेबल है, इसमें शक दिया है, यहाँ पर नक्षत्र दिया है, फिर वार दिया है, फिर घटी पल आदि दिया है, उसके बाद इसका केंद्र दिया है। तो यहाँ जो शक दिए हैं वे 24-24 वर्ष के अंतराल पर दिए हैं। हमारा शक अगर इस टेबल में मिल जाता है तो उसको ही उठा लेंगे। अगर यहाँ नहीं मिलता है तो जो हमारा शक है उससे कम वाला शक लेंगे, और हमारे शक में से टेबल का शक घटा देंगे। शक के दो, शाखा के दो, ये घटा देंगे। घटाने पर जो अंतर आएगा उसको एक तरफ लिख लेंगे। हमारा एक मान आएगा जो हमारा शक है उससे कम वाला शक है, उसको उठाएंगे, उसके सामने का नक्षत्र लेंगे, वार लेंगे, घटी पल आदि लेंगे, और केंद्र भी लेंगे। इन सबको एक जगह लिख लेंगे। अब उसके बाद अगला बिंदु आता है कि जो हमारा अंतर आया शक में से टेबल का शक घटाने पर,
उसके लिए इसकी अगली टेबल है, उसमें ये 24 वर्ष के अंतराल पर शक दिए हैं और उनके बीच का 1 से 24 तक का नक्षत्र, वार, घटी, पल, केंद्र की एक अलग टेबल दी है। यहाँ शक चलेंगे, उस टेबल में चलेगा आपका 1, 2, 3, 4 और ये 24 तक चलेगा, क्योंकि 24 का अंतर है। उसके बाद यहाँ नक्षत्र रहेगा, वही वार, घटी, पल और नीचे केंद्र रहेगा। अब हम इसका जो लिया है हमने कम वाला मान, अर्थात हमारे शक से कम वाला शक जो यहाँ दिया है उसको उठाया और बाकी जो यहाँ का अंतर आया, मान लो वो 4 आया, तो ये 4 के नीचे का नक्षत्र, वार, घटी, पल और केंद्र लिया, वो इससे शक में जोड़ देंगे। जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा हमारे अभिष्ट शक के मेष संक्रांति प्रवेश दिन का मध्यम नक्षत्र, वार, घटी, पल आदि और नक्षत्र केंद्र प्राप्त होगा। अब यदि हम उज्जैन का गणित कर रहे हैं तो कुछ नहीं करेंगे, और यदि किसी अन्य स्थान का ग्रहण कर स्थान का पंचांग बना रहे हैं तो उसमें इस घटी पल में उसका देशांतर संस्कार या तो जोड़ देंगे या घटा देंगे। जैसा कि तिथि साधन में हमने किया था, 24 पल को हमने इसमें जोड़ा था, तो यहां भी हम इसमें भी वही देशांतर यहां जोड़ देंगे। इस योगफल में, इन दोनों के योगफल में हम वो पल या घटीपल जोड़ देंगे या घटा देंगे नियमानुसार। चूंकि आप पंचांग बनाने जा रहे हैं, इससे आपको ये बताना नहीं पड़ेगा कि कब जोड़ेंगे, कब घटाएंगे। ये जो प्राप्त होंगे वो उज्जैन का पंचांग प्राप्त होगा। अब यदि उज्जैन से पूर्व में है तो क्या करेंगे, उज्जैन से पश्चिम में है तो क्या करेंगे, वो आप स्वयं जानते हैं। चूंकि आप पंचांग बनाना सीख रहे हैं तो वो प्रारंभिक बातें आप जानते ही हैं। अब इसके बाद ये जोड़ आ चुका है, ये वर्ष के प्रारंभ का आया है। अब इन 2 टेबलों के बाद तीसरी टेबल आती है। तीसरी टेबल में यहां 27 दिन के नक्षत्र दिए हैं, 27 नक्षत्र, 54 नक्षत्र ऐसे। उसके बाद उनके वार, घटी, पल, केंद्र आदि दिया है, उनको जोड़ते जाएंगे तो 27 दिन के जो है हमारे मध्यम नक्षत्र, वार, घटी, पल आदि प्राप्त हो जाएंगे। अब इसको प्राप्त करने का क्या कारण है? इसको प्राप्त करने का ये कारण है कि जब हम एक एक दिन का जोड़ते जाएंगे तो 27 दिन में वो योग प्राप्त हो जाना चाहिए। अगर वो योग प्राप्त नहीं होता है तो आपने गणित में मिस्टेक करी है, गणित में गलती करी है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसके बाद ये 27 दिन की टेबल बन गई और हमारा इसका और इसका जो योग आया था वो मेष संक्रांति के दिन का आया था। उसमें हम एक एक दिन के नक्षत्र के घटीपल जोड़ते जाएंगे, केंद्र को भी जोड़ते जाएंगे। केंद्र 60 घटी से अधिक नहीं होगा, 60 से अधिक होता है तो 60 घटाकर छोड़ देंगे। नक्षत्र 27 से अधिक नहीं होंगे, 27 से ऊपर जाते हैं तो 27 घटा के छोड़ देंगे और अंतर को लेंगे। घटी 60 से ज़्यादा नहीं होगी, 60 से ज़्यादा होगी तो 60 घटाकर वार में 1 जोड़ देंगे। यहाँ तक मेरे को लगता है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब हम ये जोड़ते जोड़ते चले जाएंगे तो हमारे जहाँ तक चैत्र कृष्ण पक्ष नहीं आ जाए अगला,
वहां तक इनको रोजाना के वार, घटिपल, नक्षत्र आदि को जोड़ते जाना है। ये जोड़ते जाने से हमारे 12 महीने के मध्यम नक्षत्र, वार, घटिपल प्राप्त हो जाएंगे। अब जो हमारा ये केंद्र है उसमें एक और अगली टेबल है। उस टेबल में यहां दिया है अंश, यहां दिया है कला। तो हमारे पास जो प्राप्त होगा, जैसे केंद्र के अंश आएंगे 18, 54, 30। तो ये जो 18 हैं, उन 18 को इस लाइन में लेना है, 54, 30 को इस लाइन में लेना है। इन दोनों को मिलाएंगे और जो घटिपल प्राप्त होते हैं वो इस के जो दैनिक योग हैं उसमें इस मान का योग कर देंगे तो नक्षत्र स्पष्ट प्राप्त होगा। अब कुछ पंचांगों में सर्वरक्ष भी देते हैं, जिसको हम कहते हैं भवोग। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास ये तरीका होगा कि जो गत नक्षत्र हैं, गत नक्षत्र को 60 घटी में से घटाएंगे और आज का नक्षत्र जोड़ देंगे तो सर्वरक्ष प्राप्त हो जाएगा, जिसको कहेंगे भवोग। भवोग का और सर्वरक्ष का एक ही अर्थ है, नक्षत्र का पूर्णमान। नक्षत्र का पूर्णमान। तो ये नक्षत्र का पूर्णमान अगर आप सर्वरक्ष वाला कॉलम भी यदि पंचांग में बनाना चाहें तो सर्वरक्ष वाला कॉलम भी अपने पंचांग में दे सकते हैं और नक्षत्र को इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। शायद नक्षत्र को स्पष्ट करने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी, क्योंकि ये एक सामान्य जोड़ और घटावे का ही कार्य है। अर्थात इसमें कहीं कोई घटाना नहीं है। घटाना कब है? जब घटी में 60 या 60 से अधिक आ जाए तो उसको घटा के बार में एक बढ़ाना है। केंद्र में 60 या 60 से अधिक आ जाए तो 60 घटा के छोड़ना है। पल में 60 या 60 से अधिक आ जाए तो घटी में एक बढ़ाना है, उधर 60 घटा देना है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। जो पंचांग बनाने वाले हैं उनके लिए इस चीज़ को अधिक विस्तृत समझाने की मुझे कहीं कोई आवश्यकता नहीं दिखती है। अब यदि आप इन 27 नक्षत्रों के अलावा 28वां अभिजीत नक्षत्र निकालना चाहें तो क्या करें? उसके लिए उत्तराषाढ़ नक्षत्र के पूर्णमान में पूर्णमान भागित 4 बराबर भागफल। यहां पर भागफल कैलकुलेटर का नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वो दशमलव में बताता है, जबकि इसमें घटी पल में मान आना चाहिए। ये फल आ जाएगा। फिर श्रवण नक्षत्र पूर्णमान भागित 15 बराबर भागफल। ये दोनों घटी पल में होंगे। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, योग। यही अभिजीत का मान होगा। अभिजीत मान। अभिजीत भी 3 प्रकार के होते हैं। इसके लिए मेरे दूसरे वीडियो को आप देख सकते हैं। एक तो अंगुलात्मक अभिजीत, अंगुल से भी अभिजीत निकालते हैं कि इस वार को इतने अंगुल छाया पर अभिजीत होगा,
एक सूर्य का अभिजीत नक्षत्र पर आना, एक चंद्र का अभिजीत नक्षत्र पर आना और उस दिन की अभिजीत वेला, और चौथा है उस दिन इतने अंगुल छाया पर अभिजीत होगा। एक ये विधान भी शास्त्रों में बताया गया है। ये चौथा विधान है जो कि मैंने उन वीडियोज में नहीं बताया है। अर्थात सोमवार को इतने अंगुल पर अभिजीत होगा। अंगुल कैसे, अब आप सोचेंगे कि अंगुल कैसे होंगे, तो एक 12 अंगुल की लकड़ी समतल भूमि पर गाड़ेंगे, समतल भूमि पर गाड़कर उसकी छाया को नापेंगे और जो वार हैं उस दिन उतने अंगुल उस लकड़ी की छाया होना चाहिए। अब एक बात और मैं बताता हूँ कि दिन में ऐसी स्थिति 2 बार आएगी। एक तो जब सूर्य पूर्व में होगा तो पश्चिम में उतने अंगुल छाया बनेगी, और एक जब सूर्य झुककर पश्चिम में चला जाएगा तो पूर्व में जो छाया होगी वो उतने अंगुल होगी। अर्थात एक दिन में 2 बार ऐसी कंडीशन बनेगी जब उतने अंगुल की छाया बनेगी। तो इस प्रकार 4 प्रकार के अभिजीत की जानकारी मैंने आपको दी, परंतु हमारा यहाँ उन अभिजीतों से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ हम चूंकि पंचांग निर्माण की बात कर रहे हैं और पंचांग निर्माण में हम नक्षत्र साधन कर रहे हैं, तो नक्षत्र साधन में अभिजीत नक्षत्र का मान कैसे निकालेंगे ये जानकारी मैंने आपको दी। इस प्रकार अब इसका गणित करके मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ताकि आप भी आसानी से नक्षत्र का गणित कर सकें और पंचांग का निर्माण कर सकें। अब इस विधि को आप अगले दिन के लिए अच्छी प्रकार से याद कर लें, ताकि जब पंचांग नक्षत्र का गणित करेंगे तब आपको ये विधि अच्छी प्रकार से याद रह पावे। मैं समझता हूँ कि यदि इस प्रकार से आप इस वीडियो को देखकर और ग्रह लागवी सारणी से अगर गणित करेंगे तो आप आसानी से पंचांग निर्माण कर पाएंगे। आप मेरे से ग्रह लागव सारणी के संबंध में संपर्क न करें। क्योंकि मेरे पास भी जो सारणी है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उसकी फोटोकॉपी करवाना या आपको भिजवाना संभव नहीं है। इसके लिए शर्मिंदा भी नहीं करें और अपना किसी प्रकार का दबाव भी न बनावें। ये मुंबई से प्राप्त हो सकती हैं और इसके लिए वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस मुंबई से संपर्क साध सकते हैं, वहाँ से ये प्राप्त हो जाएगी। और मुझे किसी प्रकार की जन्म पत्रिका आदि का समय और कोई अपना भविष्यफल दिखाने के लिए संपर्क ना करें। यदि किसी को आवश्यकता लगे तो खुद मेरे कार्यालय पर आकर संपर्क करें। बाकी मैं WT, FV आदि पर ये कार्य नहीं करता हूँ। यदि आपको लगता हो कि मैं गलत कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, तो आप कृपया मेरे से दूरी बनाए रखें। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मेरे साथ भी परिवार जुड़ा हुआ है। यदि मैं केवल सेवा करूँगा तो घर खर्च को भी चलाना है मुझे। इसलिए कृपया अपनी जन्म पत्रिका के लिए मेरे से संपर्क न करें। मैं ये कार्य ऑनलाइन वगैरह नहीं करता हूँ। जो मेरे घर तक चल के आते हैं मैं उनका ही कार्य करता हूँ। और दूसरा, आपके मस्तिष्क में ये हो कि कितनी फ़ीस लेते होंगे, तो मेरी ऐसी कोई फ़ीस निर्धारित नहीं है। जो यजमान आते हैं प्रेम से जो पंचांग पर चढ़ा दें वही फीस के दो, दक्षिणा के दो या श्रद्धा सुमन के दो। तो इस प्रकार ये नक्षत्र गणित से संबंधित बात का प्रकरण आज संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।